अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तीन इशूज़ है जिस पर गुफ्तगू मैं करूँगा। एक तो पहले बताता चलूँ, मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आऊँगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार क्या जुल्म करने लगे हैं इस कौम के साथ। 8 अरब रुपया का चूना लगने लगा है, उस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। और एक जो चीनी इंपोर्ट की गई है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ कैसे डाका डाला गया है, ये आखिरी हिस्से में बात करूँगा। और जो अभी सबसे ज़रूरी इशू है वो है मरियम सफदर और सफदर अवान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की समाअत। मेरिट पे कोई बात नहीं हो सकी। आज जो बातें होती रही वो बुनियाद बनाते रहे कि केस को अपीलें किस तरह अलाउ होनी चाहिए। और बका जो मेन इशू जो है ना कि वो इरफान कादर ने आकर कहा कि मैं ट्रस्ट डीड के बारे में बड़ी बातें होती रहीं, और ये कहा बहुत सारे इशूज़ पे उन्होंने बात करनी है। ट्रस्ट डीड के हवाले से जो बात करनी है, ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, रेफरेंस तैयार करता, ये कि नहीं मैं इख्तरा सुन रहा हूँ बहरहाल। और ट्रायल में इलीगैलिटी क्या हुई उन पे मैं बात करूँगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बड़ा वाज़ेह तौर पर, मैं मुख्तसरन पहले मैं हेयरिंग बता दूँ, फिर मैं अपना ओपिनियन बाद में साथ साथ मैं देता रहूँगा। दरख्वास्त पर नंबर लगा दिया जिस पे एतराज़ था, वो बैकग्राउंड पे दरख्वास्त अभी आपके चल रही होगी। और कारकुनों के अंदर मौजूदगी पे बरहमी का इजहार किया, और इस पर इरफान कादर को कहा इस सारे मामले को देखें। उन्होंने 561 की दरख्वास्त पे कहा मैं पहले बहस करूँगा इसके ऊपर, 561 की। और 500 की ये डिस्क्रिशन है, कोर्ट का बहुत वाज़ेह इख्तियार है और इसकी। और अब हो सकता है मेरी इसी दरख्वास्त में मेरे मौक्कल को बरी कर दें। मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात पे, इस आर्गूमेंट पे। हर एक वकील का अपना तरीक़ाकार है जो उन्होंने एक बताया, और साथ उन्होंने कहा जी नैब के कंडक्ट पर बात करूँगा, और जो दरख्वास्त ज़मानत मनसूखी की दायर की उस पर बात करूँगा। उन्होंने कहा जी मैं ख़ुद नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल रहा हूँ, और वाइट कॉलर क्राइम के तहत अरेस्ट कैसे करना है। हालांकि आपको याद होना चाहिए ना नवाज शरीफ इन रेफरेंस में अरेस्ट हुए ट्रायल के दौरान, ट्रायल से पहले की, और फ़र्क है बाद में सज़ा मिलने के बाद गिरफ्तारियां उनकी हुई। तो ये क्लियर कर दूं आम नाज़रीन के लिए कि ये मत समझें कि इसको ये बात हो रही है, यानी अब इसका ताल्लुक़ क्या था इसके साथ, लेकिन चूँकि बात हुई है और नैब के पास मवाद या ना मवाद हो। अब यहाँ पर टोका जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कि आप मेरिट पर बात कर रहे हैं, आप अपनी दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी पर पहले अदालत को मुतमईन करें। ये मुतफ़रक़ दरख्वास्त है या एडिशनल ग्राउंड की बात है, और उनका ये दरख्वास्त जब बात करूँगा इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, काबिल समाअत होने के बारे में दलाइल दे रहा हूँ। और ये कहा जी मैं भी जज रहा हूँ, मेरा तजर्बा आपसे ज़्यादा नहीं है। ये ऐसा एक मुकदमा है कि अदालत का दायरा इख्तियार नहीं था, नैब का कह रहे हैं दायरा इख्तियार नहीं था। और 9A5 जो नैब सेक्शन 9 है वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, ये बनता नहीं है। और रेफरेंस दायर करने से कई चीज़ें जो पहले उन्होंने कंप्लाई नहीं की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वाज़ेह कहा कि 561 के तहत स्वाबदेदी इख्तियार है, और 561 दरख्वास्त पर फैसला होना है। बरियत अगर मांगी है ना आपने, इसमें भी मांगी है बरियत, तो अपील में होगी तो मुतफ़रक़ दरख्वास्त में होगी ना। मुतफ़रक़ दरख्वास्त पर आएँ और अपील को भी सुनना है। एहतसाब अदालतों का फ़ैसला अगर कलअदम करार देना तो वो दरख्वास्तों पर ही हो सकता है। इनहेरेंट पावर में क्या कुछ कर सकती हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि आपने फॉर्मुलेट करने हैं वो बताएं। चार्जशीट किया है वो चार्जशीट पढ़ कर बताएं। वहाँ जिक्र हुआ मुश्तरका मलकियत के हवाले से, वो ट्रस्ट डीड के कॉन्टेक्स्ट में। और अब ये फिर एक नया इख्तराजी सियासत में आने से पहले बहुत अमीर थे। अच्छा मैं वो बता चुका हूँ आपको, मैंने चौधरी शरीफ की 1988-1989 की रिटर्न आपके सामने, वो जो फैसला है इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट का, वो शेयर किया। बैकग्राउंड पे चलेगा जस्टिस आबद अली शेख और जस्टिस शाहिद करीम का बैकग्राउंड पे वो चलेगा, जिसमें 9,36,211 आमदन है। मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ आपको ताकि पता चल सके। तो ये जो कहा ना कि बहुत अमीर थे, वो इसी बात से लिए काफ़ी है। ये उनका कहना है कि दस्तावेजी सबूत नहीं दिया गया, और इसमें
नैब ने ये साबित करना है कि ये वाकई ये जायदादें, हालांकि ओनर्स जो है ये मुलजिम के ऊपर है, नैब के इन कवानीन के हवाले से उसने साबित करना है कि जायदादें किस सोर्स से बनाई हैं, मनी ट्रेल उसने देना है। अब ये वो कहते हैं नैब ने मुकदमा साबित करना है, अदालत ने इस हवाले से नैब से पूछा कि बताएं, उन्होंने बताया कि जी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ज़रिए म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट के ज़रिए वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। ऑफशोर कंपनी का है और नीलसन और नेल्सन का फिर बड़े अरसे बाद जिक्र हुआ कि ये 4 जायदादें जो हैं उसके नाम पर हैं और ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में 2004 में कंपनियां बनाई गई थी। अब नई कानून साजी के मुताबिक आप ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए जायदादें ख़रीद नहीं चाहते। अब ये सारी बात है और नैब की तरफ से बताया गया कि ये कंपनियां रजिस्टर हैं और अदालत के सामने पेश कर देंगे और इस पर उन्होंने कहा कि इस मंतक पर ये बरी कर देना चाहिए और डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दिए। चेयरमैन नैब ने कहा, आपको रिकॉर्ड की बात है, जनाजा रख के आए थे, आपको याद होगा, कमरुज़्ज़मान इनके अपने ज़ाती आदमी थे। ये उनका कहना है कि मेरे मुवक्किल के साथ ज़्यादती की गई है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का रेफरेंस दायर किया गया, जायदादें अपनी हैं और 3 रेफरेंस दायर किए एक जुर्म पर। मैं फौजदारी जुर्म में याद रखिएगा, एक बंदा नकबजनी करके घर दाखिल हो गया, घर उसने एक बंदा मार दिया, ठीक है ना जी, नकबजनी का अलहदा है, वो अलहदा जुर्म है, बंदा मारने का अलहदा जुर्म है, ठीक है। या यूँ ले लें आप यूँ देख लें, नकबजनी की और 7 वाले घर जाके बंदा मार दिया, 7 वाले घर का एक अलहदा इशू है। तो फौजदारी जुर्म तो जितनी दफ़ा रिपीट करेंगे उतनी दफ़ा ये जुर्म बनता है। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कह दी कि अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो नवाज शरीफ पाकिस्तान ये शोटी दिला दी जाए, मेरी मुवक्किल तो नाराज़ होंगी। अब आप समझ गए हैं कि बातें कहने के लिए मैंने शॉर्ट में आप तक ये सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं कि आप लोगों को समझ आ सके कि ये अभी तक मेरिट पे है ही कुछ केस नहीं है। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी डिस्क्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और वो ये भी बात होने की GIT बना नहीं सकती, GIT बनानी थी। GIT आम आदमी के लिए बताते चलो, नैब में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, CIT बनती है, GIT नहीं बनती है। और ये GIT समझने की बात है, ये GIT किस मकसद के लिए, प्रोब करने के लिए और हमारी आला अदालतों को आईने पाकिस्तान के तहत भी और सिविल प्रोसीजर कोड के तहत भी इस तरह की इंक्वायरी करने का इख्तियार मौजूद है और सेटल्ड लॉ है। इसके हवाले से ये कंफ्यूज करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो सकेगा कंफ्यूज, जितना भी है आपको असल मुद्दे की तरफ लेकर आना है। और GIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी किस मकसद के लिए कि आए सबूत दें और बताएं आपकी मलकियत है, नहीं दे सके, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करिए। उस GIT ने आकर प्रपोज किया कि ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस यानी कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो GIT ने कहा, GIT ने आपसे चीजें मांगी, नहीं आपने, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर सबूत दे दें, वहां नहीं थे सबूत, आप जितनी मर्जी बातें आप कर लें, नहीं दिए सबूत। फिर नैब ने इंक्वायरी की, ऐसे रेफरेंस नहीं फाइल कर दिया, प्रोसीजरल लैप्सेस भी हुआ, FIR में कोई कमियां भी रह जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायल विशिएट हो जाएगा। मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा है कि अगर FIR में गलती है तो जनाब ट्रायल विशिएट हो जाए। ये बहरहाल ये उन्होंने ये कहने की कोशिश की है, यह आम आदमी की समझ के लिए बड़ी जरूरी है। मान लें को प्रोसीजर लैप्सेस भी मेक नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल बड़ा सीधा सा है, आपको सोर्सेस साबित करने हैं, आपको साबित करना है कि जो ज्यादा आपके साफ पैसे से खरीदी है वो आपके पास नहीं मौजूद है। अब मैं चलाने लगा हूं फिर वो सुप्रीम कोर्ट का अरशद मलिक का, इसमें कोई बात हुई या नहीं हुई, आप कमाल की बातें हैं वो आपके सामने चलाता हूं। वो एडिशनल एविडेंस अगर ये देनी है तो उस पर आपको साबित करना है, इसकी मेंटेनेबिलिटी पे नैब ने आर्गूमेंट करने हैं, नैब के वकील मौजूद रहे और अदालत की मुआवनत करते रहे, इस पर साबित करना है। और जस्टिस 3 मेंबर बेंच जस्टिस आसिफ खोसा का फैसला बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, इस पर 5 इशू फ्रेम हुए थे कि वो जो वीडियो की शहादत अगर साबित करनी है तो वो कैसे, इनके पास था ही कुछ नहीं। मैंने आपको कहा था कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है, याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस बात पे कायम हूँ कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। नैब ने आकर सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला बताना है कि एडिशनल एविडेंस और इन चीज़ों को सामने रख कर देखें, जो चीज़ें थी ये सारी पहले मौजूद थी, वो वीडियो और जो बातें भी आप करना चाहती है। आज कहाँ गए, आज बम फोड़ना था उन्होंने, कहाँ गया वो वीडियो और कहाँ गई वो सारी बातें, कहने के लिए कुछ नहीं था उनके पास। अब सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले से नहीं निकल सकते, याद रखिएगा। और नैब अगली डेट पे ये समाअत मुलतवी होकर 17 नवंबर पर नैब इस पर बहस करेगी और मेरा नहीं ख्याल है ये दरख्वास्त काबिल समाअत है। मेन अपीलें जो है ना नवंबर में
अब नवाज शरीफ को भी वहाँ से निकलते हुए देखेंगे। उस पर शयान अली के साथ कल बात होगी तफसीली, और मैं बताऊँगा कि क्या नई डेवलपमेंट है। अभी आपके सामने एक इशू रखते हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है और बड़ा सीरियस इशू है, इल्ज़ाम लगते हैं। देखिए हमारा काम है करप्शन और जो ज़्यादती हो रही है। इमरान खान साहब अगर अच्छे को काम करना चाहते हैं, लेकिन नीचे नज़र आना चाहिए। बैकग्राउंड पर ये चल रहा होगा। और अनवर हुसैन समरा ने ये रिपोर्ट दी है, उस्मान बुज़ार के लिए नया तैयारा और वज़रा के लिए 46 गाड़ियाँ। कहाँ की वो ड्राइव, जब आप बचत की ड्राइव कर रहे थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ख़रीदी जाएगी और एयरक्राफ्ट की मुतवक्का कीमत 8 अरब रुपया है। 18 करोड़ की 16 ने 40 नई गाड़ियाँ ख़रीदी जाएंगी और 15 बुलेट प्रूफ काफ़ियाँ और लग्जरी गाड़ियाँ, एक अदद हेलीकॉप्टर मुख्तस है पहले ही। और नए एयरक्राफ्ट की मुतवक्को कीमत जो है 8 अरब रुपया, जबकि बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 9 करोड़ से 12 करोड़ है। और ये सारी जो समरी बाकायदा मूव हो गया। ये तो भला करें हमारी मीडिया का, ये है पॉजिटिव जर्नलिज्म, जो सच बताते हैं। और वो चीज़ें सारी आप लोगों के सामने आ जाएंगी, आप देख लेंगे, बड़ी क्लैरिटी के साथ देख लेंगे कि वो सारा कुछ सामने आ गया, ये समरी सामने आ गई और आप लोगों को पता चल गया। और ये डाका है, ये जहन में रख लें, 8 अरब रुपये का इस कौम पे डाका है। इमरान खान साहब आपको सोचना पड़ेगा। उस्मान बाजूर जो आपने बुजदार जो बंदा बैठा दिया आपने, ये क्या कर रहे? ठीक है, जो ज़रूरत है वो ज़रूरत लें, लेकिन हमारी कौम इसकी मुतामिल नहीं है, याद रखिएगा। एक और मैंने इमरान खान साहब के नॉलेज में लाना है, पूरी कौम के नॉलेज में लाना है कि डाका क्या पड़ रहा है। ये FIA का नोटिस है जो बैकग्राउंड से मेरे एसोसिएट मुनीर अहमद को आया है और उनको बुलाया गया है एंटी करप्शन सर्कल ने वेरिफिकेशन के लिए कंप्लेंट के हवाले से। और वो बैकग्राउंड पे मैं 3 चल रहा हूँ। एक तो चीनी की कीमत के हवाले से जो लेटर है वो चल रहा होगा, काफ़ी मटीरियल आप बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। पहले मैंने वो लिखा इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, वो बैकग्राउंड पे लेटर चल रहा होगा। फिर 2 लेटर मैंने लिखे हैं जो मैंने बाकायदा चीनी जो इंपोर्ट की है, वो आप हैरान रह जाएंगे। 647.10 पर मैट्रिक टन जो है ना C&F डालकर चीनी इंपोर्ट अल खलीज वालों से ख़रीदी, जबकि मार्केट में उस वक्त कीमत जो है वो 528.80 पर मैट्रिक टन थी। तो तकरीबन अपना समझ लें 16.5 रुपये फ़ी किलो महंगी चीनी ख़रीदी गई। ये आंखों में मिर्चें डाली गई और मैंने लिखा बाकायदा, बैठा नहीं मैं। मेरा काम किसी सियासी जमात के हवाले से नहीं, मेरा काम है बुराई, करप्शन, उनको बेनकाब करना और उसको मंतकी अंजाम पे लेके जाना। इतना बड़ा डाका, ये इतना बड़ा ये डाका है। चीनी मंगवानी ज़रूर है, लेकिन ये तो ना करें। कौन है इनको पूछने वाला? मैंने नैब को भी भिजवाया। बहरहाल FIA ने 15 अक्टूबर के लिए बुला लिया है। अब 15 अक्टूबर के हवाले से हम कुछ चीज़ें उनसे मांग रहे हैं, वो लेटर लिख रहे हैं उनको कि कौन से लेटर है। मैंने कुछ 3 लेटर लिखे हैं, उन 3 से लेटर से लेकर सारी चीज़ क्लियर आ जाएगी। वो सबूत मांग रहे हैं। मैंने अखबारी कटिंग भी एक चीज़ दे दी है। मैं उनको कहने लगा हूँ कि इसका सारा रिकॉर्ड जो है ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, उससे मिलाएं। मेरे एसोसिएट जो इस्लामाबाद के अंदर शोएब हैं वो जाएंगे और 15 तारीख की हियरिंग जो है ना वो यकीनन जाकर अटेंड करेंगे और कोशिश करेंगे जो कौम का ये लूटा हुआ जो पैसा इमरान खान साहब के दौर के अंदर उनके नीचे ये हो रहा है, वो उनको पकड़ा जाए और उन लोगों को बेनकाब किया जाए। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।